गुड मॉर्निंग। आज हम सामाजिक परिवर्तन की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत या संघर्षवादी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि परिवर्तन किसी भी निश्चित दिशा में प्रवहमान किसी क्रिया अथवा किसी पक्ष में विचलन या विचलन उत्पन्न होने की स्थिति को कहते हैं। यानी जो पहले की अवस्था थी या अस्तित्व के प्रकार में जो अंतर आता है वही आपका परिवर्तन कहलाता है, जिसमें हमने सामाजिक परिवर्तन को समझाया कि किस तरह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संस्थाओं में यानी सामाजिक संरचना में, उससे संबंधित प्रकारों में अंतर आता है, सांस्कृतिक स्वरूप में अंतर आता है। तो उस तरह का परिवर्तन आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। फिर परिवर्तन की गति से संबंधित समस्या को लेकर हमने सामाजिक बनाम सांस्कृतिक परिवर्तन की बात की कि सांस्कृतिक परिवर्तन का ही एक पक्ष है सामाजिक परिवर्तन, और जिसको ऑगवर्ड ने सांस्कृतिक विलंबन के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से संस्कृति के दो पक्ष, भौतिक व अभौतिक पक्ष में एक दूसरे से आगे बढ़ने का और पीछे रह जाने की जो संभावनाएं रहती हैं, जो दिखाई देता है, उसको हम सांस्कृतिक विलंबन के रूप में या कल्चर लैग के रूप में देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन को लेकर, इसके जो सिद्धांत हैं उनको लेकर। अब सामाजिक परिवर्तन किन नियमों के अंतर्गत होता है, इनका समाजशास्त्रियों ने समय समय पर विश्लेषण करने की कोशिश की और अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने चिंतन के द्वारा इन सिद्धांतों को अनेक भागों में बांटा, जिसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है मार्क्स का सिद्धांत या संघर्षवादी सिद्धांत। मार्क्स एक प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रारंभ से इस बात को लेकर जोर दिया कि अब तक का जो इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स का मानना है कि समाज में दो तरह के, चाहे वो जब समाज के विकास को प्रारंभ से लेकर अब तक देखते हैं तो हमेशा दो तरह के वर्ग हमारे समाज में दिखाई देते हैं और इन वर्गों में परस्पर संघर्ष बना रहता है। उनका ये मानना है कि जिस प्रकार के उत्पादन के साधन होंगे उसी प्रकार का समाज होगा। जैसे पूंजी औद्योगिक समाज में जैसे पूंजीपति समाज और बुजुर्ग समाज की हम बात करते हैं, यानी दो क्लास की बात करते हैं, यानी औद्योगिक समाज की हम बात करेंगे तो यानी कारखानों का उत्पादन के साधन कारखाने हैं, तो उस प्रकार से समाज का स्वरूप उसी प्रकार का होगा। उसने इतिहास में जब विविध कालों की देखा और तुलना की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज, प्रत्येक समय का समाज उत्पादन के साधनों के आधार पर ही निर्मित होता है। जैसे मार्क्स के शब्दों में हम बात करें तो वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में आर्थिक प्रक्रिया में भाग लेने के कारण विशिष्ट उत्पादन के तरीकों के आधार पर क्रियाशील उत्पादन की शक्तियों से निश्चित संबंध स्थापित हो जाते हैं, जो अनिवार्य अपरिहार्य हैं। उत्पादन के साधनों के संपूर्ण योग से समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है, जो वास्तविक नींव है और जिस पर वैधानिक और राजनीतिक आदि संरचना निर्मित होती है। यानी मार्क्स का मानना है कि जिस तरह के उत्पादन के साधन होंगे, यानी जिस तरह की आर्थिक संरचना होगी,
वो आर्थिक संरचना, उत्पादन के साधन ही हमारी अधोसंरचना यानी राजनीतिक आदि व्यवस्थाओं को, हमारे जो वैधानिक शक्तियाँ हैं उनको या सामाजिक संबंधों को निर्मित करते हैं, यानी ये सामाजिक चेतना का रूप निर्धारित करते हैं। यानी आर्थिक ढांचा ही सारे समाज में परिवर्तन लाता है। और जिस प्रकार का आर्थिक ढांचा किसी समाज में होगा उसके अनुरूप उस समाज में धर्म व्यवस्था होगी, न्याय व्यवस्था होगी, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं होंगी, राजनीतिक संस्थाएं होंगी और वैसा ही दर्शन होगा। इस प्रकार से मार्क्स सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक संरचना को महत्वपूर्ण बात मानते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि जब हाँ हाथ की चक्की चलाते थे तब हमारे यहाँ यानी उत्पादन के साधन क्या थे प्रारंभिक अवस्था में, तो उस समय सामंतवादी समाज था। भाप से चलने वाली चक्की वह समाज बनाती है जिसमें सारी सत्ता उद्योग के उद्योगपति के पास आ जाती है। यानी जब हम औद्योगिक समाज की बात करते हैं तो वहाँ कारखानों का आधिपत्य होता है, पूंजीपति का आधिपत्य होता है। तो उस तरह की समाज को उन्होंने पूंजी यानी आर्थिक ढांचा उस समय जैसा विकसित होता है उसके आधार पे ही हमारी अन्य अधोसंरचना सुपर स्ट्रक्चर निर्धारित होता है। मार्क्स के अनुसार पुरानी उत्पादन शक्ति से ही नई उत्पादन शक्ति के बीज बोते हैं। यहाँ से उनकी वर्ग संघर्ष की सोच विकसित होती है और ये सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आवश्यक घटना है। जब एक प्रकार की उत्पादन शक्ति में परिवर्तन आता है तो उसका उद्देश्य अधिक सुविधाजनक और लाभ कमाने का होता है, न कि समाज की संरचना को बदलना। समाज की संरचना तो आर्थिक संरचना में परिवर्तन के साथ साथ स्वतः ही बदल जाती है। मार्क्स के अनुसार किसी भी उत्पादन प्रणाली में आसानी से भी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसके फलस्वरूप नवीन वर्ग का जन्म होता है। नया वर्ग पुराने वर्ग के द्वारा पीड़ित होता है और उत्पादन के सभी साधन उस पुराने वर्ग के अधिकार में होते हैं। इस प्रकार पुनः वर्ग और नए वर्ग में जो एक शोषक वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है में संघर्ष प्रारंभ होता है। इस तरह से उत्पादन के साधनों के कारण उत्पन्न उस नए वर्ग में एक वर्ग चेतना का विकास होता है। और मार्क्स ने कहा कि चेतना मनुष्य के वातावरण को नहीं बनाती, मनुष्य का वातावरण या तो उसकी चेतना को सोचने समझने के शक्ति को बनाता है। यानी मस्तिष्क स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं होता, बल्कि वो जो वातावरण है, आर्थिक परिदृश्य है, आर्थिक जो दशाएं हैं, वही उसकी वर्ग चेतना को भी विकसित करती हैं। वो ये कहते हैं कि जब शोषित वर्ग ये अनुभव करने लग जाता है कि वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उसका शोषण हो रहा है, यानी वो शोषित है, तो बलपूर्वक उत्पादन के जो साधन हैं और उस पर जो स्वामी हैं उनके प्रति उसके मन में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। और ये जो विद्रोह है, जो ये वर्ग चेतना एक शक्ति के रूप में नए समाज को जन्म देती है, जो पुराने समाज की सहायता भी करती है। मार्क्स के का जो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, इसको विकसित करने में समाजशास्त्री एंगल्स ने भी उनका बहुत बड़ा योगदान दिया। दोनों ने सम्मिलित पुस्तक में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया, जिसकी प्रेरणा उन्होंने हीगल से मिली। वो स्पष्ट कहते हैं कि जो हम बात करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, तो वो कहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की सामाजिक व्यवस्था हो, उसमें 3 तरह की चीज़ें कार्य करती हैं। वाद होता है, प्रतिवाद होता है, फिर संवाद होता है। यानी थीसिस होती है, एंटीथीसिस होती है और सिनेथीसिस होती है। अर्थात प्रत्येक व्यवस्था में आंतरिक विरोधी कारक कार्य करते हैं। इसके परिणाम से पहले वाद के रूप में एक स्थापित व्यवस्था होती है, उसके बाद प्रतिवाद के रूप में इसका विरोध होता है, अर्थात जो पुरानी और नई व्यवस्थाओं में संघर्ष प्रारंभ होता है। और इस संघर्ष के फलस्वरूप एक तीसरी नई व्यवस्था उभर कर आती है, जिसे उन्होंने संवाद कहा।
इस प्रकार प्रत्येक व्यवस्था में आंतरिक संघर्ष होता रहता है और समाज में परिवर्तन चलता रहता है। तो अगर हम संक्षिप्त रूप में मार्क्सवादी सिद्धांत या वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की बात करें तो मार्क्स कहते हैं कि समाज चाहे कैसा भी हो, वर्ग हमेशा पाए जाते हैं और इन समाज की जो संरचना का निर्माण है वो आर्थिक ढांचे से होता है। जैसे हमारे उत्पादन के साधन होंगे, उनके द्वारा उत्पादन शक्तियाँ विकसित होंगी, उत्पादन के और सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा। और इस तरह से कोई भी समाज हो जो उसमें वाद प्रतिवाद और संवाद की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं और समाज में परिवर्तन होता रहता है। किंतु मार्क्स के जो ये सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है, इसकी अनेक समाजशास्त्रियों ने आलोचना की। जैसे मैकाइवर पेज कहते हैं कि ये एक निर्धारणवादी सिद्धांत है। वो इसलिए कि उनके अनुसार मार्क्स ने केवल एक कारक उपागम के आधार पर समस्त सामाजिक परिवर्तन को समझने की चेष्टा की। अब वो कहते हैं कि जब मार्क्स में अंतिम में समाजवादी समाज की कल्पना करते हैं तो क्या समाजवाद की स्थिति आ जाने के बाद परिवर्तन एकाएक रुक जाएगा या समाज में परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा जैसा कि मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक संरचना से अधोसंरचना का निर्माण होता है, तो अनेक समाजशास्त्रियों ने सवाल उठाया कि सांस्कृतिक कारकों को भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि मानव समाज के इतिहास में अनेक स्थानों पर सांस्कृतिक कारणों से परिवर्तन हुआ है। इसके साथ ही मैकाइवर पेज ने मार्क्स के सिद्धांत को अपर्याप्त मनोविज्ञान पर भी आधारित बताया, जिसमें आर्थिक प्रक्रिया तथा सामाजिक परिवर्तन में बहुत कम प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। वो कहते हैं कि उत्पादन पद्धति में परिवर्तन से मनुष्य के व्यवहार बदल जाते हैं, परंतु स्वयं उत्पादन पद्धति में कैसे परिवर्तन आता है। मार्क्स ने कहा कि आर्थिक कारकों से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन प्रभावित होते हैं, लेकिन अनेक बार स्वयं कारक के रूप में आर्थिक ढांचे को भी तो प्रभावित करते हैं। अतः आर्थिक परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन में परस्पर संबंध तो है, किंतु पहले को कारण और दूसरे को परिणाम नहीं कहा जा सकता। मार्क्स ने इतिहास के अपने विस्तृत विश्लेषण में आधुनिक पूंजीवादी समाज की कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में दो वर्ग उत्पन्न कर दिए हैं, पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा सर्वहारा या बुजुर्गा वर्ग। इनमें से प्रथम वर्ग सारी संपत्ति का मालिक है, तो दूसरा निर्धन वर्ग है जो मजदूरों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। सर्वहारा वर्ग का उत्पादन में अधिक शोषण होता है, क्योंकि उत्पादन के साधनों से, उत्पादन के लाभ से, यहाँ तक कि स्वयं अपने से भी अलगाव महसूस करने लगते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग पूंजीपतियों के विरुद्ध एक क्रांति करेगा, जिससे उसकी विजय होगी, जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति पर, उत्पादन के साधनों पर उसकी सरकार पर उनका अधिकार होगा, यानी साम्यवाद की स्थिति होगी। मार्क्स के अनुसार यही सर्वश्रेष्ठ सामाजिक परिवर्तन की दशा है, जिसमें एक आदर्श समाज की व्यवस्था स्थापना होगी। संघर्ष में सर्वहारा वर्ग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है उनकी बेड़ियों के अलावा, जो उसने पूंजीवादी के बंधनों से। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स के अनुसार आखेट की अवस्था, पशुपालन की अवस्था, सामंतवादी समाज की अवस्था, पूंजीवादी ये सब उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंधों से क्रांति द्वारा इन व्यवस्थाओं में अंतर्विरोध के कारण समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को हम देख सकते हैं। किंतु मैकाइवर पेज स्पष्ट कहते हैं कि मार्क्सी सिद्धांत की सच्ची शक्ति तो केवल इस बात में कि उसने संसार को पूंजीवादी सभ्यता के आंतरिक गंभीर दोषों को दर्शाया और क्रांतिकारी प्रयत्न द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना की, प्रेरित किया। यानी एक धार्मिक विचारधारा की शक्ति है, न कि वैज्ञानिक तथ्य की। इसीलिए उन्होंने इसे अपर्याप्त मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहा है। किंतु मार्क्सवादी सिद्धांत की अपरिहार्यता इसलिए भी ज़्यादा है, यानी कहीं न कहीं हम जो सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं वो एक दूसरे से अंतर आर्थिक संरचना और उसमें अंतर संबंध भी देखते हैं, और इसीलिए मार्क्स उन पैगंबरों की पंक्ति में खड़ा है,
दार्शनिकों में खड़े हैं, वो क्लासिकल थिंकर्स में खड़े हैं, जिनकी भविष्यवाणियों ने संसार में अनेक क्रांतियाँ की, जैसे साम्यवादी सरकार, सोवियत रूस में जो घटना घटित हुई। तो इस तरह से मार्क्सवादी सिद्धांत को कम नहीं आंका जा सकता, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसने के द्वारा सामाजिक परिवर्तनों को समझने की दिशा में एक नया दर्शन प्रस्तुत किया और जिसकी उपयोगिता को हम नहीं नकार सकते। धन्यवाद।